उत्तराखंड में बात मूल निवास की हो, भू कानून की हो या फिर विकास कार्यों की हो, हर चीज के लिए उत्तराखंड को हिमाचल से कंपेयर किया जाता है। हिमालय की गोद में बसे दोनों ऐसे राज्य हैं जिनका रंग, रूप और स्वरूप सभी एक है। इतना एक कि इन दोनों ही राज्यों को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। दोनों ही राज्य हिमालय की सुंदर पहाड़ियों और घाटियों में बसे हुए हैं। दोनों ही राज्यों का मेन इकोनॉमिक सोर्स यानी कि कमाई का जरिया टूरिज्म है। दोनों ही राज्य अपने खान पान और रिच कल्चर के लिए भी फेमस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन राज्यों की अच्छाई समान है, बल्कि इनका दुख भी करीब करीब समान ही है। आपदाओं का प्रकोप हर बरसात दोनों ही राज्य झेलते हैं। पलायन की मार भी दोनों ही जगहों पर है। और सरकारों के मामले में भी देखें तो उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल में भी राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व नजर आता है। इतनी समानता होने की वजह से अक्सर कई लोगों के मन में और खुद मेरे मन में भी ये सवाल दस्तक देता है कि इन दोनों ही राज्यों में से कौन सा राज्य ज्यादा बेहतर है। क्यों उत्तराखंड में भी जब भी मूल निवास और भू कानून की बात उठती है तो इसे हिमाचल प्रदेश सा करने की मांग उठाई जाती है। क्यों अक्सर उत्तराखंड की सरकारों को ताने दिए जाते हैं कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से सीखने की जरूरत है। लेकिन क्या सच में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से आगे है? और ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश देश का एप्पल स्टेट बन गया और उत्तराखंड आज भी बागवानी को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है? एक बड़ा सवाल अक्सर ये भी उठाया जाता है कि जब दोनों ही राज्यों की संस्कृति, परिवेश और परंपराओं में बहुत ज्यादा समानता है तो क्यों नहीं इन दोनों को एक ही राज्य बना दिया गया? खैर, एक करने की कोशिशें हुई भी, लेकिन वो कैसे फेल हो गई, इस एपिसोड में मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब। साथ ही करेंगे तथ्यों और आंकड़ों के जरिए हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड का संपूर्ण विश्लेषण। उत्तराखंड या हिमाचल, दोनों में कौन किससे बेहतर है ये ऊपर ऊपर से तो नहीं समझा जा सकता है। तो इसे समझने के लिए हम इस एपिसोड को 5 चैप्टर में तोड़ रहे हैं। पहला डेमोग्राफी और भौगोलिक परिस्थितियां है। दूसरा, दोनों राज्यों को इतिहास की नजर से समझेंगे। तीसरे चैप्टर में उत्तराखंड में क्यों हिमाचल सा भू कानून मांगा जाता है उस पर बात करेंगे। चौथे चैप्टर में बात करेंगे कि दोनों ही राज्यों की जमीनी हकीकत क्या है। और 5वें चैप्टर में होगा निष्कर्ष इस बात का कि असल में कौन किससे आगे है, हिमाचल या उत्तराखंड। फील फ्री टू जंप एनी चैप्टर यू वांट टू फोकस ऑन। खैर, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है डेमोग्राफी और भौगोलिक परिस्थितियां। उत्तराखंड की डेमोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 18 लाख है। वहीं हिमाचल की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या करीब 75 लाख 18 हजार है। यानी जनसंख्या में उत्तराखंड हिमाचल से काफी आगे है। जब बात क्षेत्रफल की आती है तो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो 2 मंडलों में बटा हुआ है। एक है गढ़वाल मंडल जिसमें 7 जिले आते हैं। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल शामिल है। वहीं दूसरा मंडल है कुमाऊं। इसमें 6 जिले आते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। हिमाचल प्रदेश का देखें तो इसका क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि क्षेत्रफल में हिमाचल उत्तराखंड से आगे निकल जाता है। हिमाचल 3 मंडलों में विभाजित है। पहला है कांगड़ा मंडल। इसमें चंबा, कांगड़ा और ऊना जिले आते हैं। वहीं दूसरा मंडल है मंडी। इसमें बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी जिले शामिल होते हैं। और तीसरा है शिमला मंडल। इसमें किन्नौर, सिरमौर और सोलन के साथ ही शिमला जिला शामिल होता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक और समानता ये है कि दोनों ही राज्यों की 2-2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। हालांकि यहाँ का जनमानस सालों से गैरसैंण को ही स्थायी राजधानी बनाना चाहता है, लेकिन वो एक अलग मामला है, उस पर फिर कभी और दिन बात करेंगे।
वहीं बात करें हिमाचल की तो यहाँ की शीतकालीन राजधानी शिमला है और ग्रीष्मकालीन धर्मशाला राजधानी है। आगे आप ये भी जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड और हिमाचल एक राज्य बनते बनते रह गए, लेकिन पहले यहाँ बसे समाजों के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख तौर पर 3 समाज हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। इनके अलावा यहाँ भोटिया समेत कई जनजातीय समाज भी रहते हैं। गोरखाली समाज के लोग भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हैं। वहीं अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पर किन्नौर, गुज्जर, लाहौली, गद्दी, स्वांगला, पंगवाल और खंपा लोग रहते हैं। वहीं बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग की तो इस मामले में उत्तराखंड ज्यादा संवेदनशील है। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहीं हिमाचल सिर्फ चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। जहां भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो वहीं हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी किन्नौर में स्थित शिल्ला पहाड़ी है। दूसरी तरफ जहां उत्तराखंड से 12 प्रमुख नदियां निकलती हैं, वहीं हिमाचल में 5 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसके लिए तो आपको आखिर तक रुकना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि डेमोग्राफी समेत दूसरे मामलों में उत्तराखंड आगे निकलता जरूर नजर आता है। अब दोनों में कौन किससे आगे है, इस सवाल का जवाब लेने से पहले दोनों का ही इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों का इतिहास काफी बड़ा और प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर 1947 के बाद के इतिहास पर भी बात करना ज्यादा मुफीद होगा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। पार्ट सी में हिमाचल प्रदेश समेत 10 राज्य शामिल हैं। ये वो क्षेत्र और रियासतें थी जो पहले ब्रिटिश इंडिया के चीफ कमिश्नर के प्रांत हुआ करते थे। इनके लिए भारत के राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर नियुक्त किया करते थे। इसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल में कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया। तब भी हिमाचल का स्टेटस यूनियन टेरिटरी का ही था और आखिरकार 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल भारत का 18वां राज्य बन गया। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल के लिए अलग राज्य की पैरवी करने वाले पहाड़ी गोविंद वल्लभ भाई पंत ने अलग उत्तराखंड बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे। वो अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए इतने खिलाफ थे कि उनकी नाराजगी के सामने बड़े बड़ों की एक भी नहीं चली। खैर, हिमाचल के अलग राज्य बनने के बाद यहाँ की लीडरशिप ने इस राज्य को चमकाने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार को। इन्होंने हिमाचल को बागवानी स्टेट बनाने में अहम रोल निभाया। आज जिन भी वजहों से उत्तराखंडी हिमाचल को फॉलो करने के लिए कहते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। हिमाचल इस दौर में जितना लकी रहा, उतना ही ये दौर उत्तराखंड के लिए अनलकी साबित हुआ। अलग राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए संघर्ष करीब 100 साल तक चला। पूरे संघर्ष की डिटेल आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन 1950 में उत्तराखंड को संयुक्त उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। इस दौरान भी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का प्रयास जारी रहे। पृथक राज्य आयोग के पास भी प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। फिर 1955 में पर्वतीय जन विकास समिति ने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तराखंड को हिमाचल में ही जोड़ दिया जाए और इसे वृहद हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए, लेकिन इसे भी नकार दिया गया। फिर कई सालों के संघर्ष के बाद 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पास किया गया, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बन गया।
बड़ी जद्दोजहद से राज्य तो मिल गया था, लेकिन राज्य बनने के बाद से ही यहाँ के संसाधनों की लूट खसोट शुरू हो गई। जहाँ हिमाचल को यशवंत सिंह परमार जैसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने राज्य को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी सिर्फ जीके का सवाल बनकर रह गए। नित्यानंद स्वामी के बाद के भी मुख्यमंत्री भी दिल्ली से तय किए जाने लगे और यही वजह है कि यहाँ पर हिमाचल सा कोई यशवंत परमार खड़ा नहीं हो पाया और इस तरह उत्तराखंड के हिमाचल से पिछड़ने की शुरुआत आजादी के बाद से ही हो गई थी। अब जब उत्तराखंड को बने 24 साल हो चुके हैं, तब हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड ने क्या हासिल किया है, इसको लेकर आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस बात का जवाब भी ले लेते हैं जो अक्सर बोली जाती है कि उत्तराखंड को हिमाचल सा भू कानून क्यों चाहिए। हिमाचल प्रदेश का भू कानून जिसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून की मांग उठ रही है, वो द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 है। इसे भी लागू करने के पीछे हिमाचल के नायक तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का ही हाथ था। हिमाचल के भू कानून में सेक्शन 118 है। यही वो सेक्शन है जो इसे काफी मजबूत बनाता है और उत्तराखंडी भी ऐसी ही व्यवस्था चाहते हैं। सेक्शन 118 में भूमि खरीद को लेकर कई कड़े नियम किए गए हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी हिमाचल का नागरिक अपनी जमीन किसी गैर हिमाचली को नहीं बेच सकता है। किसी भी गैर हिमाचली को जमीन बेचने या गिफ्ट देने पर भी रोक है। इसके साथ ही वसीयत के जरिए भी कोई हिमाचली अपनी जमीन किसी गैर हिमाचली को नहीं दे सकता। हिमाचली अगर लीज पर भी देना चाहे तो भी वो अपनी जमीन नहीं दे सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी गैर हिमाचली के नाम पर जमीन नहीं की जा सकती। इसके बावजूद अगर आप किसी हिमाचली के नाम पर जमीन ले लेते हैं, लेकिन पैसे आप देते हो और बाकायदा एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो भी जमीन का हक आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 118 ही हिमाचल के भू कानून को मजबूत बनाता है। हालांकि इस कानून में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके बूते जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन ये नियम भी काफी कड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने शुरुआत में ही मजबूत प्रावधान कर दिए थे। वो ऐसा कानून लेकर आए कि राज्य के बाहर के लोग धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते और ये इसीलिए किया गया था ताकि यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। यानी आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति आसानी से जमीन नहीं ले सकता। वहीं अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ पर दूर दूर तक ऐसे कड़े नियम नहीं दिखते। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में अलग राज्य तो बन गया, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का ही भू कानून यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू रहा। इसके बाद साल 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने इस अधिनियम में एक बहुत ही जरूरी संशोधन किया। उन्होंने इस अधिनियम की धारा 154 में संशोधन कर बाहरी लोगों को केवल खेती करने के लिए 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि खरीदने की अनुमति दी। इसके बाद साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन असल खेल शुरू हुआ 2018 में आई त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में। 2018 में फिर एक बार इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इस संशोधित विधेयक में इस अधिनियम की धारा 143 में संशोधन करते हुए धारा 143 क को जोड़ दिया गया। इस धारा को जोड़ने के पीछे ये तर्क दिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने में आसानी होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में अब 12.5 एकड़ या उससे ज्यादा भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए आराम से खरीदा जा सकता था। साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीद का उद्देश्य जाहिर करते ही भू उपयोग खुद ब खुद कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर किसी को एग्रीकल्चर लैंड बेचना है तो वो उसको
आसानी से बेच सकता है। इसके लिए किसान और पूंजी निवेशक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। मतलब कोई भी भारी बिना किसी दिक्कत के जितनी चाहे कृषि भूमि खरीद सकता है और उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और यही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एक कदम ने उत्तराखंड के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके साथ गलत हो रहा है। इसी के बाद उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून लागू करने की बात उठनी शुरू हो गई। मजबूत भू कानून के लिए जारी आंदोलन के बाद धामी सरकार ने फिलहाल बाहरियों के कृषि जमीन खरीदने पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन हिमाचल सा मजबूत भू कानून अभी भी लागू नहीं हुआ है। बात करें मूल निवास की, तो हिमाचल में भी मूल निवासी बनने के नियम काफी कड़े हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप हिमाचल के रेजिडेंट यानी निवासी हों। खैर, उत्तराखंड को कब हिमाचल की तर्ज पर भू कानून मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों राज्यों की जमीनी हकीकत भी जान लेते हैं और बात करेंगे साथ ही निष्कर्ष की कि आखिर दोनों राज्यों में कौन किससे कितना आगे है। रोजगार, पलायन और खेती ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर हम जमीनी हकीकत को आंकने वाले हैं। अब इन मुद्दों पर कौन किसे पीछे छोड़ता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पलायन की। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है वो है पलायन। डाउन टू अर्थ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 35% लोगों ने पलायन किया है। इसमें से भी करीब 48.8% लोगों ने नौकरी के लिए पलायन किया हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल में कुल 38.1% पलायन हुआ है। इसमें से 49.3% पलायन नौकरियों के लिए हुआ है। अब देखा जाए तो इन आंकड़ों में हिमाचल में ज्यादा पलायन नजर आता है, लेकिन उत्तराखंड के मुताबिक हिमाचल की जनसंख्या भी आधी है। सिर्फ यही नहीं, हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। बात करें रोजगार की, तो पहाड़ों से पलायन होने की बड़ी वजह रोजगार की कमी और नुकसानदायी होती कृषि को माना जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि हिमाचल प्रदेश में 71% आबादी को रोजगार प्रदान करती है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे हिमाचल में क्षेत्र के हिसाब से कृषि की जाती है ताकि फार्मिंग से बेस्ट हासिल किया जा सके। इसी रिपोर्ट में जब आप नीचे आओगे तो आप देखेंगे कि सरकार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। वहीं जब हम उत्तराखंड की ओर आते हैं तो दूर दूर तक कृषि बढ़ती हुई नजर नहीं आती। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में कृषि विभाग के हवाले से बताया गया है कि पिछले 12 साल में उत्तराखंड में करीब 17% कृषि भूमि कम हुई है। खेती को बचाने के लिए 2023 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की कृषि को वन्य जीवों से बचाने के लिए कृषि के पैटर्न को बदलने का प्लान बनाने की घोषणा की थी। हालांकि इस पर अभी भी काम चल ही रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में जमीनी हकीकत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उत्तराखंड में कृषि हिमाचल से कई दशकों पीछे छूट गई है। अमर उजाला की ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक रोजगार के मामले में हिमाचल अपने पड़ोसी राज्यों से कई बेहतर कर रहा है। हिमाचल की बेरोजगारी दर पूरे भारत के औसत से भी नीचे है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि हिमाचल में 100 में से 85% लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो जागरण की ये रिपोर्ट आंकड़े पेश करती है। इसके मुताबिक उत्तराखंड में पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर 3.5% तक घटी है। वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई। लेकिन फिर भी ये हिमाचल से कम ही है। दोनों ही राज्यों में टूरिज्म इकोनॉमी का एक अहम फैक्टर है। टूरिस्ट के मामले में उत्तराखंड हिमाचल से
काफी आगे निकलता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में करीब 1,60,00,000 पर्यटक हिमाचल में आए। वहीं उत्तराखंड में इसी साल करीब 7 करोड़ पर्यटक आए। अब देखा जाए तो इस मामले में उत्तराखंड काफी आगे है, लेकिन जब ओवरऑल रोजगार और स्वरोजगार की बात आती है तो हिमाचल ने टूरिज्म के अलावा कृषि, बागवानी समेत दूसरे क्षेत्रों को भी काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ावा दिया है। वहीं उत्तराखंड में टूरिज्म भले ही अच्छा हो, लेकिन दूसरी चीजों में इतना विकास होता नहीं दिखता। रोजगार और कृषि के मामले में उत्तराखंड अभी भी हिमाचल से काफी पीछे है। जिस तरह हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा दिया गया है, कुछ उसी तरह की कोशिशों की दरकार उत्तराखंड में भी है। हालांकि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ होता नहीं दिख रहा है। जब बात आप स्वास्थ्य सुविधाओं की आती है तो दोनों ही राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन जब आप दोनों राज्यों को कंपेयर करते हैं तो इसमें भी हिमाचल आगे जाता हुआ नजर आता है। इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मई 2023 में दोनों राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना की है। इस स्टडी में शामिल किया गया ये टेबल साफ बताता है कि कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल समेत अन्य पैरामीटर में उत्तराखंड हिमाचल से काफी पीछे है। अगर ग्रामीण भाग में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो हिमाचल उत्तराखंड से आगे निकलता हुआ दिखता है। जहां हिमाचल में 1 लाख जनसंख्या पर 45 हेल्थ सेंटर हैं, तो वहीं उत्तराखंड में इतनी ही जनसंख्या पर 30 हेल्थ सेंटर हैं। और ये तब है जब उत्तराखंड की जनसंख्या हिमाचल से काफी ज्यादा है। अब पिछले 1-1.5 साल में इसमें कुछ बदलाव होना संभव है, लेकिन मूल दिक्कतें तो लगभग वही बनी हुई हैं। दोनों ही राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा है, लेकिन उत्तराखंड के मुकाबले हिमाचल स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर ज्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ यही स्थिति है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में शिक्षा के मामले में उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। इसे 70 नंबर हासिल हुए हैं। वहीं इस मामले में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर काबिज हुआ है 74 अंकों के साथ। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात करें तो जहां उत्तराखंड को 39.1 नंबर मिला है, वहीं हिमाचल को 39.2 नंबर हासिल हुए हैं। यानी कि शिक्षा के मामले में भी हिमाचल उत्तराखंड से आगे निकलता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, जिससे दोनों ही राज्य हर साल गुजरते हैं। आपदा प्रबंधन पर नजर दौड़ाएं तो इस पर दोनों ही राज्यों का बुरा हाल है। भले ही दोनों राज्यों ने आपदा प्रबंधन करने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पर्यावरण की सारी चिंताओं को दूर करके यहाँ पर बेतरतीब निर्माण किया जा रहा है और इसमें हिमाचल और उत्तराखंड कोई पीछे नहीं है। जिस तरह उत्तराखंड में चौड़ी सड़कों के लिए जगह जगह पहाड़ खोदे जा रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं, उसी तरह हिमाचल में भी चौड़ी सड़कों के लिए यही सब किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों ही राज्यों में ऊर्जा प्रदेश बढ़ने की होड़ सी लगी है। इसके लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। इंडिया वाटर पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक जब से हिमाचल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, तब से हिमाचल में लगातार भूस्खलन की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ी हैं। यही स्थिति उत्तराखंड की भी है। यहाँ पर लगातार एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण के लिहाज से काम किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। सारे पैरामीटर्स पर आंकने के बाद जब हम दोनों हिमालयी राज्यों का विश्लेषण करते हैं तो यह समझ आता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से कई मायनों में आगे है। हिमाचल के आगे होने में इसकी लीडरशिप का भी काफी अहम रोल रहा है। हिमाचल में शुरुआत से ही ऐसे नियम कानून बना लिए गए जिन्होंने इस राज्य के विकास के लिए एक रास्ता जरूर तैयार कर लिया। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ राज्य बनने के पहले दिन से ही हर मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। लीडरशिप भी कहीं ना कहीं दिल्ली से चलती हुई नजर आई और हिमाचल ने खुद को एप्पल स्टेट के तौर पर विकसित करने में सफलता पाई। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज भी बागवानी अपने शुरुआती चरण में संघर्ष करती नजर आती है। मुद्दा चाहे भू कानून का हो या मूल निवास का, हिमाचल की लीडरशिप ने यहाँ के लोगों की बात सुनने का
काम किया है। निष्कर्ष यही निकलता है कि भले ही उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए 24 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड अपनी बुनियाद तैयार करने में ही जुटा हुआ है। यह भी एक तर्क हो सकता है कि हिमाचल तो बहुत पहले बन गया था, उत्तराखंड को बने तो 24 साल ही हुए हैं। लेकिन ये तर्क भी तब फेल हो जाता है जब पता चलता है कि हिमाचल ने राज्य बनने के साथ ही ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया था जिसमें इस राज्य के लोगों को यहाँ के संसाधनों पर पहला हक सुनिश्चित कर दिया गया था। ये वो काम था जो उत्तराखंड में भी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज भी मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं कि हिमाचल उत्तराखंड से आगे है, और अगर उत्तराखंड भी हिमाचल या दूसरे हिमालयी राज्यों की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे हिमाचल समेत दूसरे हिमालयी राज्यों से सीखना होगा, और वो सब कुछ करना होगा जो यहाँ के लोगों और यहाँ की स्थितियों को और भी बेहतर करे और उत्तराखंड को एक खुशहाल राज्य बनाए। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक सुधार होना मुश्किल है। खैर, आपको विश्लेषण का ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमेंट या कोई सलाह या सवाल आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को, इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।